बहुत बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती। अब मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम साहब और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, खिराज अकीदत पेश करते हुए आज मोहनलालगंज विधानसभा में इस चुनावी मीटिंग में मौजूद हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी, मुख्य सेक्रेटरी इंचार्ज भाई अखिलेश अम्बेडकर साहब, मुख्य सेक्रेटरी इंचार्ज रामनाथ रावत साहब, कुलदीप रावत साहब, नागेश्वर द्विवेदी जी और बहुत ही हमारी पार्टी के जिम्मेदार जो चुनाव भी लड़ी, नीलू सत्यार्थी जी और आपके हरदिल अजीज साथी जिन्हें बहनी ने अपना आशीर्वाद देकर मोहनलालगंज विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया, भाई देवेंद्र कुमार पासी साहब, और मोमिन जी, हसीब साहब, मुख्तियार अहमद साहब, रईस अहमद साहब और भी मंच पर बहुत सारे साथी बैठे, नाम लूंगा ज़्यादा समय लग जाएगा। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे साथी और मेरे सामने बैठे हुए सभी मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, सबसे पहले मैं किन अल्फाजों से, किन शब्दों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग भारी तादाद में यहाँ पहुंचकर जो बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए, हम लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए और यहाँ से अपना विधायक देवेंद्र पासी जी को बनाने के लिए और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। उसके लिए मैं एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सम्मानित साथियों, चुनावी माहौल है। आज हम आपके बीच में वोट की अपील करना आए हैं, वोट की गुजारिश करना आए हैं कि आप 23 तारीख को अपना एक कोट हाथी के सामने का बटन दबाकर भारी वोटों से यहाँ से भाई देवेंद्र पासी जी को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज के भाई मेरे बीच में बैठे हैं। ये हर एक उस गरीब की पार्टी है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो अपर कास्ट का गरीब है, चाहे वो पिछड़े समाज का गरीब है, चाहे वो मुस्लिम समाज का गरीब है, चाहे दलित समाज का गरीब है, सबकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और इस पार्टी का एक नारा है, एक पार्टी का एक पैगाम है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक पैगाम है सर्व समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए जो बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसके लिए एक पैगाम है जो 2 लाइन में मैं आपके बीच में रखूंगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये पैगाम है हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का। और साथियों,
आज हर पार्टी का नुमाइंदा आपसे अपील कर रहा है कि हमें वोट दो, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर वोट देने की जरूरत है, क्योंकि आपने 4 साल बहुजन समाज पार्टी का शासन देखा। जगह पर बैठे रहेंगे। लोगों से अपील कर रहा था कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में ताकत आई है तो बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के हित के कार्य किए हैं, सर्व समाज के हित के फैसले किए हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया, जो सर्व समाज के गरीब भाई हैं ये बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए, ये दलित समाज के भाई, पिछड़े समाज के भाई, मुस्लिम समाज के भाई, अपर कास्ट के गरीब भाई जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, 23 तारीख को सर्व समाज के भाई हाथी के सामने का बटन दबाकर भारी वोटों से यहाँ से देवेंद्र पासी साहब को अपना विधायक बनाएंगे और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी को बनाएंगे। क्योंकि मुझे जानकारी मिली है हमारे मुस्लिम भाई काफी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, तो मैं खास तौर से आप लोगों के बीच में अपनी बात रखूंगा, सर्व समाज के साथ साथ अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में भी। क्योंकि साथियों, आज आप लोगों को गुमराह किया जाता है, आज नहीं आज़ादी से आज तक गुमराह करते करते ये वक्त आ गया और आप इनकी गुमराही में आ जाते हैं। और अब भी मैं समझता हूँ काफ़ी लोग आपको बहकाने के लिए आए होंगे, लेकिन जो बात मैं कहूँगा वो सच्ची बात निकलेगी और मेरी बात पर पूरा अमल करना। अगर मेरी बात सही हो तो फिर विधानसभा के कोने कोने में मेरी बात को आप लोगों की जिम्मेदारी है पहुंचाना, क्योंकि आज़ादी से आज तक आपके जज्बात से खेल खेल के आपका वोट लेने का काम किया है। कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती होता है, यह हकीकत है कि मुसलमान जज्बाती होता है, और जब मुसलमान के जज्बात को किरोध दिया जाता है तो फिर वो सोच समझकर फैसले नहीं लेता, वो जज्बात में बह जाता है। और आज़ादी से आज तक जिन लोगों को भी तुमने वोट दिया है वो तुम्हारे जज्बात से खेले हैं और तुम्हारा वोट हासिल करने के बाद तुम्हें ही कमजोर करने का काम किया है। कैसे कमजोर करने का काम किया है, मैं एक आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, उसका एक जवाब लेना चाहता हूं कि कैसे कमजोर करने का काम किया है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनी थी। कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे कराया उस वक्त कि जांच की जाए कि समाज के पास कितनी कितनी ताकत है। सारे समाजों के साथ साथ मुसलमानों की ताकत का आकलन भी किया गया। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के पास 28% ताकत है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि 28% हिस्सेदारी मुसलमानों की हर चीज में है। यानी यहाँ की जायदाद 28% मुसलमानों की, यहाँ के कारखाने फैक्ट्री 28% मुसलमानों की, यहाँ की राजनीति में 28% मुसलमानों की हिस्सेदारी, यहाँ की नौकरशाही 28% मुसलमानों की, यानी पटवारी से लेकर कमिश्नर तक, सिपाही से लेकर आईजी तक 28% मुसलमान होते थे। ये रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट सही थी, गलत नहीं थी। और उसी कांग्रेस पार्टी ने 7 साल पहले एक कमेटी बनाई जिसका नाम सच्चा कमेटी रखा गया, और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ये जांच करें कि मुसलमानों के पास कितनी ताकत है। जब उस कमेटी ने हर एंगल से मुसलमानों की ताकत का आकलन किया तो रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के पास 3.5% ताकत है। अब मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि आजादी के वक्त तुम्हारे पास 28% ताकत थी और आज वो ताकत घटकर 3.5% रह गई। ये ताकत कहां चली गई? किसने खत्म कर दी? कौन इसका जिम्मेदार है? जिन लोगों को आपने वोट दिया
उन लोगों ने तुम्हारी ताकत खत्म करने का काम किया। चाहे देश में दिया चाहे प्रदेश में दिया, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी ताकत खत्म करने का काम किया। और आज 3.5% पे लागत, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग जज्बात में आ जाते हैं, वोट दे देते हैं, कभी सोच समझकर फैसले नहीं करते। अगर सोच समझकर फैसले करते तो ये ताकत कम से कम 20-22% तुम्हारे पास होती। आज कहते हो कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, कोई कहता है कि हमारे बेटे को बिना कसूर जेल में डाल दिया, कोई कहता है हमारे बुजुर्ग की बेइज्जती कर दी, कोई कहता है हमारे भाई का इनकाउंटर कर दिया। क्यों होते हैं तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है, तुम्हारी राजनीतिक ताकत खत्म हो गई है, तुम्हारी हर एंगल से ताकत खत्म हो गई है। और हमेशा याद रखो, जुल्म किसके ऊपर होते हैं? कमजोर के ऊपर जुल्म होते हैं, कभी ताकतवर के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता। और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिन लोगों को तुमने वोट देने का काम किया, चाहे देश में देख लो चाहे प्रदेश में देख लो, उन्होंने ही तुम्हें कमजोर करने का काम किया है। तुम्हारे जज्बात से आज भी खेलते रहते हैं। 60 साल कांग्रेस की हुकूमत तुमने बनवाई, 4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनवाई, किसी और के बल पर नहीं, तुम्हारे बल पर बनी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नौकरशाही खत्म करी, आहिस्ता आहिस्ता राजनीति में हिस्सेदारी खत्म करी। और जब बस नहीं चला, नए नए कानून बना के तुम्हारी जायदादों को हड़प कर लिया गया। उसके बाद भी चैन नहीं पड़ी तो बड़े बड़े शहरों के अंदर जहां मुसलमानों के कारखाने फैक्ट्रियां थी, जहां मुसलमानों का वजूद था, जहां मुसलमानों की ताकत थी, एक साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए, मुसलमानों की हैसियत को नेश नाबूद करके रख दिया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, रिकॉर्ड तुम्हारे सामने है, पढ़े लिखे भाई मेरे सामने बैठे हैं, रिकॉर्ड निकाल लो आजादी से आज तक जितने भी दंगे हुए हैं, उन्हीं शहरों के अंदर में जहां मुसलमानों की ताकत थी, जहां मुसलमानों की हैसियत थी, जहां मुसलमानों का वजूद था। एक शहर भी तुम्हें ऐसा नहीं मिल सकता जहां मुसलमानों की ताकत कम थी, वहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। एक साजिश के तहत तुम्हें खत्म कर दिया। आज इस देश में प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसके बल पर है? मैं एक सवाल करना चाहता हूं, किसके बल पर है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसकी सरकार में बाबरी मस्जिद को कुर्क किया गया था? किसकी सरकार में बाबरी मस्जिद में ताला डाला गया था? किसकी सरकार में ताला खुलवाया गया था? किसकी सरकार में मूर्ति स्थापित की गई थी? किसकी सरकार में पूजा की इजाजत दी गई थी? किसकी सरकार में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था? जिन्हें तुमने वोट देने का क्या उनकी सरकार में हुआ। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, एक साजिश के तहत ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। एक साजिश के तहत जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक प्लानिंग बनी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, बजरंग दल, RSS आदि संगठन ने ऐलान कर दिया कि हम बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाएंगे। उधर से प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी का ऐलान हो गया कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, किसी परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, परिंदे की तो बात छोड़ो, 10-15 लोग काट सेवक की मस्जिद की गुंबद पर चढ़ गए। जब तुम्हारी ताकत की तुम्हारी सरकार थी तो कैसे चढ़ गए? अगर चढ़ गए तो उन्हें पकड़वाए के जेल के अंदर डाला जा सकता था, मुकदमा चलाया जा सकता था, लेकिन तुम्हारी 20-22% वोटों की खातिर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उन पर गोली चलवा दी गई। 10-12 काट सेवकों का मरना हुआ, पूरे देश में आग लग गई। जिन्हें कितने हमारे हिंदू भाई मारे गए, कितने हमारे मुसलमान भाई मारे गए। और आज ऐसी नफरत की दीवार पैदा हो गई कि हिंदू मुसलमानों के आपस में ऐसी खाई पैदा हो गई कि एक दूसरे से नफरत करने लगा। और उसका नतीजा यह हुआ कि देश में भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, और उसी की बुनियाद है जो बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बन रहा है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सोचने की जरूरत है। आज आप कहते हो हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद ये ऐलान किया था कि बाबरी मस्जिद की गुंबद पर पहला फावड़ा मैंने मारा? उसका नाम था साक्षी महाराज।
और इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने उस काशी महाराज को इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी राज्यसभा पर बैठाने का काम किया था, आपकी वोटों के बल पर। वो कौन शख्स था जिसे बाबरी मस्जिद के ढाने में अदालत ने भी सजा सुनाई हो? कल्याण सिंह। इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को आगरा के अंदर भरी सभा में अपने सीने से लगाकर अपनी पार्टी में शामिल करके उसके बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाकर अपनी सरकार में शामिल किया था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारी बात है। जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, कमजोर लोगों के ऊपर जुल्म करता है, ये अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाते हैं राजा भैया जैसे आदमी को, और फिर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। ये कभी मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते, ये कभी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम्हें बहका बहका कर तुम्हें लूटने का काम किया, तुम्हें बर्बाद करने का काम किया। आज 3.5% पे हाशिए पर लाकर रख दिया, तुम्हारे जज्बात से खेलने का काम किया है। कब तक इनकी बातों में आते रहोगे? कब तक इनके जुल्मों को सहते रहोगे? ये न तुम्हारे हमदर्द हैं, न तुम्हारी हिफाजत कर सकते। इनकी सरकारों में तो हर तरीके से तुम्हारी बेइज्जती की गई है, हर तरीके के जुल्म तुम्हारे ऊपर हुए हैं, तुम्हारे दायरे भी इनकी सरकारों में सेफ नहीं रहे, तो फिर क्यों वोट देना चाहते हो इन्हें? कौन सी इनके अंदर ऐसी खूबी है? जब इनकी सरकार आती है कितने बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं, आपको मालूम नहीं? अरे अभी की बात है, जब इनकी 5 साल की सरकार चली, 12 से लेकर 17 तक कितने दंगे हुए आपको अंदाजा नहीं है। कर्नेलगंज का दंगा ले लो, कोसी कला का दंगा ले लो, दादरी का दंगा ले लो, मुजफ्फरनगर का दंगा ले लो, कहां तक गिनाऊंगा आपको? और किसका नुकसान होता है दंगे में? तुम्हारा नुकसान होता है, तुम्हारे इदारों का नुकसान होता है। मैं जानता हूं तुम्हारे जज्बात से खेल खेल के तुम्हें लूटा जाता है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं ये भी जानता हूं कि मुसलमान हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है। तुम्हें असलियत का पता नहीं है। हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर सकता, अपने बच्चों के ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर सकता, अपने परिवार के ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर सकता। अगर उसके दीन के दायरे की तरफ को कोई उंगली उठाए, मर सकता है, मिट सकता है, उससे कभी बर्दाश्त नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को वोट देने की तो बात छोड़ दो, तुम्हें कभी माफ भी नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कब तक इनके बहकावे में आओगे? पिक्चर तुम्हारे सामने है, सब कुछ तुम्हारे सामने है। जब जब भी तुमने वोट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। तुम्हारा वोट रह जाता है, बाकी सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है। जीता जागता सबूत है। और आपको पढ़े लिखे भाई बैठे हैं, पूरी डिटेल निकाल लो अगर मैं गलत कह रहा हूं। आपने 2014 में वोट दिया, भारी तादाद में वोट दिया, मुसलमानों ने 90% वोट दिया, मुसलमानों का वोट ही रह गया, और बाकी सारा वोट जिन्हें वोट दिया उनका वोट भाजपा को चला गया, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये किसी और की देन नहीं, आप लोगों की नासमझी की देन है। 2017 में आपने विधानसभा में चुनाव वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की को इनका वोट चला गया, तुम्हारा ही वोट रह गया, और उसका नतीजा निकला कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2019 आता है, पार्लियामेंट, एक गठबंधन हो गया, समाजवादी पार्टी का गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन। और पता है सबसे ज्यादा ईद किसने मनाई? मुसलमानों ने। मुसलमानों के दिल में इतनी खुशी और इतनी उमंग बैठी कि अब तो हम भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। तीनों के तीनों का गठबंधन हो गया, और हमारे पास इतना वोट है कि 70 से ज्यादा सीट पार्लियामेंट की हमें मिलेंगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कहता था हमें 69 मिल जाएंगी, ये जरूर कहते थे 75 मिलेंगे। और ये हकीकत है। अगर ये तीनों गठबंधन ईमानदारी से वोट करते, तीनों पार्टियों के लोग वोट करते, तो 75 सीट से 74 नहीं आती इस गठबंधन। लेकिन हुआ क्या? कभी सोचा है आपने
केवल 15 सीट जीते। क्यों जीते 15 सीट? क्योंकि ये मुसलमानों का, दलितों का वोट रह गया, बाकी सारे का सारा वोट कहाँ चला गया? भारतीय जनता पार्टी को चला गया। चाहे चौधरी अजीत सिंह का वो हो, दल हो, उसका वोट चला गया, चाहे मुलायम सिंह जी का दल हो या अखिलेश जी का दल हो, उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया। ये जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने है। 15 सीट जीते, 15 सीट देखो कौन सी जीते हो। एक सीट तो जीते हैं मैनपुरी, जहां मुस्लिम दलित कम था। बाकी 14 सीट कौन सी जीते? जहां मुसलमान और दलित 50% से ज्यादा था। चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो नगीना हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे संभल हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे रामपुर हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे लालगंज हो। ये सारी की सारी सीट वे सीट है जहां 50% मुसलमान और दलित रहते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं और ऐलान यह कहता हूं, ये रिकॉर्ड उठाकर देख लो, अगर अखिलेश सांसद बने हैं तो मुसलमानों के और दलितों के बल पर बने हैं, इसके अलावा नहीं बनते अगर मुसलमान और दलित वोट नहीं। बाकी सारा वोट कहां चला गया? भारतीय जनता पार्टी को चला गया। चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया उनके गढ़ में, चौधरी जयंत को हरा दिया उनके गढ़ में, डिम्पल यादव जी को उनके गढ़ में हरा दिया, धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, अक्षय यादव को हरा दिया। सारे के सारे दिग्गज हार गए उनके, जो अपने बल पे, अपने समाज के बल पर लड़ रहे थे। सारा भाजपा को चला गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचने की जरूरत है। अब फिर आप लोग गलती कर रहे हो। अगर आपने एक वोट भी समाजवादी पार्टी को दिया तो समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हर सीट पे बहुजन समाज पार्टी का इतना वोट है। अगर तुमने अपना वोट उसमें मिला दिया, और सर्व समाज का वोट है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, अगर तुमने अपना वोट उसमें मिला दिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देगी। भारतीय जनता पार्टी उछल कर चली जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि 23% वोट तुम्हारा है, 23 बहुजन समाज पार्टी का स्पेशल वोट है और सर्व समाज के भाई है। अब आप अंदाजा लगा लो तो फिर कहां भारतीय जनता पार्टी जम पाएगी। और जिनके पीछे लगे हो उनका तो अपना ही वोट, तो उनके साथ नहीं है, जो 6-7% वोट है, बाकी तुम्हारा ही वोट रह जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। अपने खास तौर से मुसलमान भाइयों से अपील है कि पूरी ताकत के साथ एक वोट, अगर आप अपना भला चाहते हैं, आगे राजनीति में कदम बढ़ाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना चाहते हैं, तो केवल एक ही रास्ता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। उखाड़ फेंको बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर और बना लो यहाँ से देवेंद्र पासी जी को अपना विधायक और बना दो 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठने वाले। लेकिन होता क्या है, अभी आएंगे तुम्हारे बीच में और क्या कहेंगे, अरे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर